हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश रहे हैं उनके बारे में आज की वीडियो में कवर करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्या साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिनको संगम साम्राज्य बोला जाता था, संगम युग के नाम से जाना जाता था। उसको हमने पढ़ा था, जो लगभग पहली शताब्दी से लेकर तीसरी चौथी शताब्दी तक दक्षिण भारत में जिन्होंने राज किया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य और वाकाटक वंश। गुप्त साम्राज्य जो लगभग नॉर्थ इंडिया में और मिडिल इंडिया में फैला हुआ था, वही दक्षिण में जो था उस समय पर वाकाटक वंश था, जो कि हमने 15th और 16th वीडियो में कवर किए थे। उसके बाद पुष्यभूति वंश और वर्धमान वंश हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया है, वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फैले हुए थे। और उनके ही साथ दक्षिण भारत में भी कुछ प्रमुख राजवंश थे, जिसमें जैसे किया जाता है पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी, चोल वंश। तो चोल वंश जो है, हमने चेर, चोल, पांड्या जो वंश पढ़े थे, उनमें भी चोल साम्राज्य था, और जो कि लगभग पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक दक्षिण भारत में रहा। उसके बाद ये डाउन हो चुका था, इसका पतन हो चुका था। लेकिन 9वीं शताब्दी में फिर से चोल साम्राज्य उभर कर आया था और उन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया था। तो वो सब हम आज की वीडियो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पल्लव वंश। तो सबसे पहले आ जाता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक रहे सिंह विष्णु, जो लगभग 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक उन्होंने पल्लव वंश पर शासन किया था, और इसकी राजधानी रही थी कांची। सिंह विष्णु जो पल्लव वंश के संस्थापक थे, इंपोर्टेंट है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कांची को, जो कि तमिलनाडु कांचीपुरम में है। हम किसी भी वंश के बारे में पढ़ते हैं, उस वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, प्रमुख राजा जो रहे, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। सिंह विष्णु जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी वो वैष्णव धर्म को यानी विष्णु धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे। कीर्तार्जुनियम इंपोर्टेंट। कीर्तार्जुनियम के लेखक रहे बारहवीं, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो कीर्तार्जुनियम, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कीर्तार्जुनियम अध्याय किसने लिखा है, उसके लेखक रहे बारहवीं। ये इंपोर्टेंट है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक यहाँ पर देख लेते हैं। पल्लव वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं शासक के बारे में पढ़ेंगे जो कि पल्लव वंश के प्रमुख, जिन्होंने अच्छा शासन किया, अच्छा अपने साम्राज्य का विस्तार किया रहे होंगे। लेकिन हम यहाँ पर प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे जो क्रमशः बताए गए हैं। पहले थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 से 630 ईस्वी पर पल्लव वंश पर शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से लेकर 670 ईस्वी तक, 2 साल तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से लेकर 728 ईस्वी तक। नंदी वर्मन द्वितीय 730 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक इन शासकों ने शासन किया। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र सिंह वर्मन ने की थी। किसने की थी? महेंद्र सिंह वर्मन ने। महेंद्र सिंह वर्मन शुरू में जैन धर्म के मतवालंबी थे, यानी वो जैन धर्म को मानते थे। लेकिन बाद में तमिल संत थे जिनका नाम था अपर, उसके प्रभाव में आकर इन्होंने शैव को अपना लिया था। महेंद्र सिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश के एक महान शासक थे, वो जैन धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे। उसके बाद अपर के साथ उन्होंने शिक्षा लेकर अपर के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने शैव धर्म को अपनाया था। ये तमिल संत थे। तमिल क्या है? दक्षिण भारत के जो राज्य है, जैसे तमिलनाडु, उसकी जो लैंग्वेज है वो तमिल है। कर्नाटक की लैंग्वेज कन्नड़ है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है और केरल की मलयालम है। वहां के दक्षिण भारत के जो कवि है वे अलग अलग भाषा के कवि मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर अपर को बताया है तमिल संत, यानी तमिल भाषा के वे ज्ञानी थे। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया, का निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह इंपोर्टेंट है। महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है एकाशम मंदिर। उसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपी कोंड व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की।
इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग कांची आया था। जब नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल था उस समय पर चीनी यात्री भारत की यात्रा पर थे जिनका नाम था हेनसोंग, और हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में नॉर्थ इंडिया में आया था। फिर ये घूमते घूमते दक्षिण भारत में गया जहां पर किसका राज था, नरसिंह वर्मन प्रथम का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जब हेनसोंग भारत में आया तब दक्षिण भारत में किस राजा का राजवंश था, किस राजा का शासन था, वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही एकाशम मंदिर का निर्माण कराया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है वो शैव के मत अनुयायी थे, यानी शैव धर्म को मानते थे। उसको लोक आदित्य के नाम से जाना जाता था। एक मल के नाम से रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां उसने ग्रहण की हुई थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण कराया था। किसने, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी थे और उसने विद्या विनित की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय, पहले हमने नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ा था जिसने एकाशम मंदिर का निर्माण कराया था, और हेनसोंग जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। अभी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय है जिसके समय पर अरबों ने, अरब कंट्री जो है जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई, यमन, ओमान, ये सब अरब कंट्री कहलाते हैं। तो वहां के नरेशों ने भारत पर आक्रमण किया था, और जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो है पल्लव का जो शासक था वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसको किस किस नाम से जाना जाता है, राजा सिंह के नाम से, जिसका मतलब होता है राजाओं में सिंह, आगम प्रिय के नाम से यानी शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक उसको बोला जाता था। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची में है, ना कि उत्तराखंड की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कांची की। वहां पर कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और एकाशम मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इस कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। महाबलीपुरम में एक सौर मंदिर है, उसका निर्माण भी किसने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आप दक्षिण भारत में कभी घूमने जाएंगे या फिर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो मंदिर है दक्षिण भारत में आपको मिलेंगे, और वह उनके जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो आर्ट है, उनपे जो डिजाइन किए गए हैं वो काफी अद्भुत है, काफी आपको अट्रैक्टिव लगेंगे। तो दक्षिण भारत में जितने भी ये राजा हुए हैं हिंदू धर्म के ज्यादा अनुयायी थे, और उन्होंने हिंदू मंदिरों का सबसे ज्यादा निर्माण दक्षिण भारत में कराया था। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसमें पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई है। तो कैलाशनाथ मंदिर में आप घूमने जाएंगे तो उसमें जो पल्लव नरेश हुए हैं, पल्लव के राजा और रानी हुए हैं, उनकी तस्वीरें उन पर उस मंदिर के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो 10 कुमार चरित्र जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, दंडी ने। किसने लिखी थी, दंडी ने। और दंडी किसके दरबार में थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कवि थे या लेखक थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड़ई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो दोस्तों ये था पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के संस्थापक रहे सिंह विष्णु, जिसने 575 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की थी। और पल्लव वंश के जो अंतिम शासक हुए थे वो थे अपराजित वर्मन। अब हम पढ़ लेते हैं चोल वंश के बारे में। 9वीं शताब्दी में जब पल्लव वंश का अंत हुआ उस समय चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। यानी चोल साम्राज्य की जो नींव रखी गई वो पल्लव वंश के साम्राज्य के बाद रखी गई। और इससे पहले हमने तीसरे शताब्दी में चोल वंश के बारे में पढ़ा था, जिसको संगम युग के नाम से जाना जाता था। चेर, चोल, पांड्या। चेर जो थे वो केरला साइड में थे, तमिलनाडु साइड में पांड्या का साम्राज्य था, और चोल किधर था, आंध्र प्रदेश में। तो फिर से इन्होंने आंध्र प्रदेश में अपने साम्राज्य की स्थापना की। किस शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। क्या नाम था, विजयालय, जिन्होंने लगभग 850 से लेकर 887 ईस्वी तक शासन किया।
इसने अपनी राजधानी बनाया तांजिया। तांजिया से उस समय जाना जाता था, आज के समय पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तंजौर या तंजावर बोल सकते हैं। तंजावर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन था। तो ये कुछ टिपिकल वर्ड है जिसको जो दक्षिण भारत से है वो आसानी से समझ सकते हैं, उनको वो आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन उत्तरी भारत से जो है उनको थोड़ा टिपिकल होगा इसको याद रखना। आगे देखते हैं। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय जो कि चोल वंश के संस्थापक थे, उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर भी इसने बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने बनाया? आदित्य प्रथम, जो कि चोल वंश के शासक थे। पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की थी? चोल नरेश आदित्य प्रथम ने। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। राष्ट्रकूट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनके नरेश थे कृष्ण तृतीय जिसने प्रांतक प्रथम को पराजित किया था, जो कि चोल साम्राज्य के नरेश थे। इस युद्ध में प्रांतक वन का बड़ा लड़का राजा आदित्य मारा गया था। तो ये सबसे बड़ी कमी थी हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने राजा हुए हैं वे आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारते रहते थे। इसका फायदा ही उठाया था किसी ने? अरब कंट्रीज ने, मुगलों ने, जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया। उसके बाद अंग्रेजों ने। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा थे महिम पंचम, उसको राजा राज प्रथम ने हराया था और वो श्रीलंका के दक्षिण जिले में रोहन में जाकर उन्होंने शरण लेनी पड़ी थी। राजा राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया था, जिसकी राजधानी रही थी पोलनरुआ। तो राजा राज प्रथम चोल साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने श्रीलंका पर जाकर आक्रमण किया था और वहां के राजा जो थे महिम पंचम, उनको हराया था और वहां पर अपना एक प्रांत स्थापित किया था जिसका नाम उसने रखा था मुंडी चोल मंडलम, और उसने अपनी राजधानी बनाया था मोलन रुआ को। कहां पर? श्रीलंका में। राजराज प्रथम जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? राजराजेश्वर शिव मंदिर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। बंगाल के पाल शासक, बंगाल में उस समय पाल शासन था, पाल वंश था, जिसके राजा थे महिपाल, उसको पराजित करके राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचाल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, ये याद रख सकते हैं कि चोल साम्राज्य थे राजेंद्र प्रथम जिसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया था। तो चोल शासन भूमि के यहाँ पर प्रकार बताए गए, जिसमें पहला जाता है वल्लई वंगाई। वल्लई वंगाई किस भूमि को बोला जाता था? गैर ब्राह्मण किसान की जो भूमि थी उसको बोला जाता था वेल्लन वगाई। ब्रह्मादेय किसको बोला जाता था? किस भूमि को बोला जाता था? ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि मिली थी उसको बोला जाता था ब्रह्मदेय। किसी विद्यालय के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता था शाला भोग भूमि। देवदान तिरुमठ दक्कनी, जो भूमि मंदिर को उपहार में दी जाती थी उसको बोला जाता था। नेक्स्ट आ जाता है पल्ली चंडम भूमि। जैन संस्थानों को जो दान में दी गई भूमि थी उसको बोला जाता था पाली चंदम। आगे एक नोट दिया गया जिसमें बताया गया है गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। और राजेंद्र प्रथम कौन थे? चोल साम्राज्य के एक शासक। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के अंतिम राजा थे राजेंद्र तृतीय। तो इस प्रकार से राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, इस तरह से उनके नाम चलते थे। नाम उनके अलग होते थे लेकिन वे अपने पिता के नाम को ही आगे बढ़ाते थे। आगे देख लेते हैं चोल वंश के बारे में। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जैकेस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चोलों के बीच में और पश्चिम चालुक्य के बीच में। जब हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो चालुक्य साम्राज्य जो है 3 जगह फैला हुआ था और तीनों जगह उसके अलग अलग नाम थे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो
चोलों के बीच में और चालुक्य वंश के बीच में शांति स्थापित करने की भूमिका किसने निभाई थी? जैकिस प्रथम ने, जो कि कदम शासक थे। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। आगे देखते हैं, ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज, जिसको विष्णु बोला जाता था, उसकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में उसके बाद जो है वैष्णव आचार्य थे, जिनका नाम था रामानुज आचार्य, उसने उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया था और उसने तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। तो कुलोत्तुंग द्वितीय जो थे वो चोल साम्राज्य के एक राजा थे, जिसने क्या किया था, उसने गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और वो मूर्ति कहां पर थी? चिदम्बरम मंदिर में। तो कुलोत्तुंग द्वितीय कोई नरेश थे, उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। जो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण विक्रम चोल ने कराया था, उसमें एक मूर्ति थी जिसको गोविंद राज बोला जाता था, वो विष्णु की मूर्ति थी, उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। उसके बाद जो है विष्णु के आचार्य, वैष्णव आचार्य थे रामानुज आचार्य, उसने उस मूर्ति का दोबारा उद्धार करवाया था। आगे देखते हैं, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रम कहा जाता था। चोल प्रशासन जो चलता था उसमें जो हायर पोस्ट के अधिकारी थे, हायर पोस्ट के जो ऑफिसर थे, उनको पेरुंद्रम बोला जाता था और निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी थे, ऑफिसर थे, उनको क्या बोला जाता? सेरुंद्रम। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड्डन कुटम कहा गया, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। तो ये एक प्रकार से पीए था, जिसको दक्षिण भारत में उस समय पर क्या बोला जाता था? उड्डन कुटम। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है 6 मंडलों में, यानी कि 6 प्रांत में बटा हुआ था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। मंडलम सबसे बड़ी इकाई थी, उसके बाद कोट्टम और कोट्टम के बाद नाडु और नाडु के बाद कुर्रम। जैसे किसी राज्य के अंदर जिले होते हैं, जिले के अंदर तहसील होते हैं, तहसील के अंदर गांव होते हैं, तो उस तरह से ये बटे हुए थे। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नगर ताल। नाडु की जो स्थानीय सभा थी उसको नाटुर कहा जाता था और नगर में जो स्थानीय सभा बनती थी उसको नगर ताल कहा जाता था। बल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्र सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी जो है भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलम, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार या प्रधान जैसी उपाधियां दी गई थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो उस समय पर धनी किसान थे, वे जो है राजा की सरकार की देखरेख में उनको अच्छा खासा काम मिला हुआ था और उनको क्या क्या बोला जाता था? अरैयार या मुवेड वेलम। और उनको राजा की सरकार में कुछ इंपोर्टेंट पद दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो ये गांव में तालाब और बगीचे बनाने के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करते थे और इन लोगों को क्या बोला जाता था? उर। आगे देखते हैं, सभा या महासभा। यह मूल रूप से अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा या महासभा क्या होती थी? ये अग्रहारों की और ब्राह्मण समितियों की, ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी और इस सभा के जो सदस्य होते थे उनको क्या बोला जाता था? पेरुमक्कलम। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी और व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। तो ये अलग अलग सभाएं बताई गई है, जैसे व्यापारियों की सभा बताई गई है जिसको क्या बोला जाता था? नगरम। तो ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है इसमें। तो आगे देखते हैं, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। वो भूमि कर में कितना भाग दिया जाता था? 1/3 जो भूमि उपज का होता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? मध्यस्थ। आगे बताया गया है, उत्तर मेरुत्तर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, उत्तर मेरु अभिलेख है जिसमें सभा के अंदर जो सदस्य होते थे उनकी क्या अनिवार्यता होती थी? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था।
एक कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। किनका? वेदों का ज्ञान। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, और जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता था। इस तरह के वे इनके कुछ रूल्स होते थे जो सभा के सदस्य बनते थे। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग होता था पदाती सेना, और चोल काल में सोने के सिक्कों को कन्नजू बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कन्नजू। तमिल कवियों में जॉन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था, और उसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था कलिंग तुपर्णी। कंबन ओट कुटन पुगलिंदी तमिल साहित्य का और पन पोन रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते थे। तो 3 साहित्य यहाँ तमिल में बताए गए, 3 साहित्य कन्नड़ में बताए गए हैं। अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के ब्रह्मदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल साम्राज्य में जो प्रतिमाएं होती थी वो कांस्य की बनी होती थी, और उसको संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ कांस्य की प्रतिमा माना जाता था। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल जो 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम किस समय पर था? कावेरीपट्टनम सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह किस समय पर था? चोल काल के समय पर। किस शताब्दी में? 10वीं में। बहुत बड़ा जो गांव होता था जो एक इकाई के रूप में शासन जिस पे किया जाता था उसको तनियर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तनियर। आगे देखते हैं उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन स्थापित उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरयूर, तंजोड़, गंगईकोंड, चोलपुरम और कांची। ये अपने समय समय पर राजधानी बदलते रहते थे जिनका कालक्रम यहाँ पर दिया गया है। चोल काल के समय पर जो सड़कों की देखभाल का जिम्मा सौंपा जाता था वो सौंपा जाता था बगान समिति को। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार दान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निमन थे वलंजियार, नानादेशी, मणि ग्रामम, और लास्ट है विष्णु के उपासक अलवार थे। शिव के उपासक न्यायार संत कहलाते थे। जो विष्णु भगवान को चोल साम्राज्य मानते थे उनको अलवार बोला जाता था, और शिव भगवान को जो मानते थे उनको क्या बोला जाता था? न्यायार संत। तो नेक्स्ट है राष्ट्रकूट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो ये पर खत्म करते हैं जिसमें हमने पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन रहे हैं और प्रमुख राजा कौन रहे हैं, और चोल वंश के संस्थापक कौन रहे हैं और इसके प्रमुख राजा कौन रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों के इन्होंने निर्माण कराया है। कुछ प्रमुख मंदिर जो इस वीडियो में बताए हैं वो आप याद रख सकते हैं, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।